प्रिय छात्रों नमस्कार, मैं गोविंद सर। आज की अगली श्रृंखला में हम छायावाद के अंतर्गत जो राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा चली थी उसके प्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की रचनाओं तथा उनकी जीवनी पर प्रकाश डालेंगे। दिनकर एक ऐसे कवि थे जिनकी कविताओं में विद्रोह का स्वर, शासन सत्ता के प्रति विद्रोह का स्वर, राष्ट्रीयता से ओतप्रोत रचनाएं देखने को मिलती हैं। दिनकर जी का जन्म 1908 ईस्वी सिमरिया मुंगेर बिहार में हुआ था। कहाँ हुआ था? सिमरिया मुंगेर बिहार। इनके पिता श्री रवि सिंह तथा माता का नाम श्रीमती मनरूप देवी था। 2 वर्ष की अवस्था में इनके पिता का देहांत हो जाता है। दिनकर का देख रेख इनके बड़े भाई बसंत सिंह के हाथों हुई। दिनकर की शिक्षा दीक्षा बिहार में ही हुई। आप देखेंगे रामधारी सिंह दिनकर को 2 बार राज्यसभा का सदस्य नामित किया गया। कितनी बार? 2 बार राज्यसभा का जो सदस्य नामित किया गया। 1972 ईस्वी में इन्हें उर्वशी पर भारतीय ज्ञानपीठ सम्मान से भी नवाजा गया। संस्कृति के 4 अध्याय नामक पुस्तक पर इन्हें साहित्य अकादमी सम्मान भी दिया गया। और तो और इन्हें गुप्त जी के बाद दूसरा राष्ट्र कवि का भी सम्मान मिला। ये प्रश्न पूछा जाता है कि दूसरे राष्ट्र कवि कौन हैं? तो दूसरे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर को माना जाता है। कुछ विद्वानों का मत है कि दिनकर के बारे में ये कहे हैं कि दिनकर छायावाद की पीठ पर सवार होकर आए हुए कवियों में माने जाते हैं, कि दिनकर का उद्भव साहित्य के क्षेत्र में ऐसे समय पर हुआ जब छायावाद हिंदी साहित्य में आ रहा था। तो कहा गया कि दिनकर उसकी पीठ पर सवार होकर के आए हुए कवियों में माने जाते हैं। और रामधारी सिंह दिनकर का जो रचना क्षेत्र है ये बहुत ही व्यापक क्षेत्र इनका है। ये छायावाद, इनकी रचनाएं छायावाद के अंतर्गत जो राष्ट्रीय सांस्कृतिक धाराएं मिलती हैं उससे उत्प्रोत रचनाएं मिलती हैं। रामधारी सिंह दिनकर प्रगतिवाद में भी रचना कुछ किए हैं। नई कविता परक इनकी जो कुछ रचनाएं देखने को मिलती हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर का कोई अपना एक क्षेत्र नहीं था। ये छायावाद में भी रचना किए, प्रगतिवाद में भी किए, नई कविता में भी किए। तो इनकी बहुत सारी रचनाएं जो हैं हर वाद में अलग अलग जो है रचनाएं इनकी देखने को मिलती है। बात इनकी पहली रचना की कर लेते हैं तो इनकी पहली रचना है प्रणभंग। क्या है? प्रणभंग। और अंतिम रचना है इनकी हारे को हरिनाम। इस पे ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि दिनकर की पहली रचना क्या है। तो दिनकर की पहली रचना है प्रणभंग और अंतिम रचना क्या है? हारे को हरिनाम। आइए दिनकर की रचनाओं को हम देखते हैं। तो दिनकर की राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना से संबंधित जो रचनाएं हैं वो है प्रणभंग, रेणुका, हुंकार, सामधेनी, बापू, द्वंद्व गीत, रसवंती, कलिंग विजय, इतिहास के आंसू, धूप और धुआं, परशुराम की प्रतीक्षा। ध्यान दीजिएगा, ये जो रचना है परशुराम की प्रतीक्षा, ये भारत चीन युद्ध पर लिखा गया है। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। पूछा जाता है कि भारत चीन युद्ध पे
दिनकर की कौन सी रचना आधारित है? तो परशुराम की प्रतीक्षा। आप देखेंगे दिनकर के 3 प्रबंध काव्य भी देखने को मिलते हैं। पहला है कुरुक्षेत्र, ये 5 अंकों में लिखा गया प्रबंध काव्य है, और यह द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका के ऊपर लिखा गया प्रबंध काव्य है, और इसमें महाभारत के शांति पर्व को आधार बना करके लिखा गया है। यदि पूछे कि कुरुक्षेत्र की कथा किस पर्व पर आधारित है, तो कुरुक्षेत्र की कथा महाभारत के शांति पर्व पर आधारित है। दूसरा है रश्मिरथी। रश्मिरथी में देखिए, यहाँ से प्रश्न पूछता है कि रश्मिरथी में रश्मि कौन है? तो रश्मिरथी में जो रश्मि है वो कर्ण को कहा गया है। रश्मिरथी में रश्मि कौन है? कर्ण। और अगला प्रबंध काव्य है इनका उर्वशी, ये भी 5 अंकों में लिखा गया प्रबंध काव्य है, और इसी पर इन्हें 1972 ईस्वी में ज्ञानपीठ सम्मान मिला। और इसी उर्वशी को ही जो है कामाध्यात्म की कहा जाता है। इसी उर्वशी को क्या कहा जाता है? कामाध्यात्म की कृति। बार बार ये प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि दिनकर की किस रचना को कामाध्यात्म की कृति कहा जाता है? काम और अध्यात्म की कृति। तो काम और अध्यात्म की कृति किसे कहा जाता है? उर्वशी को। अब आइए देखते हैं इनकी प्रगतिवादी चेतना से परिपूर्ण रचनाएं। तो प्रगतिवादी चेतना से संबंधित इनकी रचनाएं हैं दिल्ली, हिमालय, विपथगा, आलोक धनवा, भविष्य की आहट, कवि और प्रेमी तथा बुद्ध देव। ये रचनाएं इनकी प्रगतिवादी चेतना से संबंधित रचनाएं हैं। प्रगतिवाद आपको हम बताए हैं कि द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद की जो बात करे उसे प्रगतिवाद कहते हैं। इसी जो विपथगा की एक पंक्ति है, श्वानों को मिलता दूध वस्त्र भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की छाती से ठिठक चिपक जाड़े की रात बिताते हैं, मालिक जब तेल पुलेलों पर पानी सा द्रव्य बहाते हैं, विधवाओं के वस्त्र बेच यहाँ ब्याज चुकाए जाते हैं। तो दिनकर की प्रगतिवादी चेतना से संबंधित यही रचनाएं हैं दिल्ली, हिमालय, विपथगा, आलोक धनवा, भविष्य की आहट, कवि और प्रेमी और बुद्ध देव। अब नई कविता परक इनकी जो रचना है वो है नील कुसुम। इसी नील कुसुम में एक कविता है जनतंत्र का जन्म। ये बार बार पूछा जाता है कि जनतंत्र का जन्म किसकी कविता है? इसी में लिखे हैं दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। और इनकी दूसरी रचना है नई कविता से संबंधित समावेदी। और अंतिम रचना आपका इनका है हारे को हरिनाम। क्या है? हारे को हरिनाम। दिनकर को अधैर्य का कवि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अधैर्य का कवि। ये भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि किसे अधैर्य का कवि कहा जाता है? समय सूर्य किसे कहा जाता है? अधैर्य का कवि या समय सूर्य? तो दिनकर का अर्थ सूर्य होता है, तो समय सूर्य और अधैर्य का कवि किसे कहा जाता है? रामधारी सिंह दिनकर को। अब आइए देखते हैं इनकी कुछ पंक्तियां भी पूछी जाती हैं, तो हम उन पंक्तियों को पढ़ दे रहे हैं, आप लोग इसको जो है नोट कर लीजिएगा। जैसे कुरुक्षेत्र की पंक्ति है कि कर पाता यदि मुक्त हृदय को मस्तक के शासन से, कर पाता यदि मुक्त हृदय को मस्तक के शासन से, उतर पकड़ता बाह दलित की मंत्री के आसन से, उतर पकड़ता बाह दलित की मंत्री के आसन से। इनकी बहुत सारी पंक्तियां हैं, कुछ और पंक्ति है देख लीजिए जो बार बार पूछा जाता है। रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ,
रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ, जाने दे उसको स्वर्ग धीर, पर फिरा हमें गांडीव गदा, लौटा दे अर्जुन भीम वीर। रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ, जाने दे उसको स्वर्ग धीर, पर फिरा हमें गांडीव गदा, लौटा दे अर्जुन भीम वीर। फिर इनकी अगली पंक्ति है, सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार। सावधान, ये भी कुरुक्षेत्र से ही है। सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार, तो इसे दे फेंक तज मोह माया के पार। सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार, तो इसे दे फेंक तज मोह माया के पार। इनकी अगली पंक्ति है, हठ कर बैठा चांद एक दिन। बहुत प्यारा कविता है, बाल्य कविता है। हट कर बैठा चांद एक दिन, माता से वह बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। अगली पंक्ति है, रश्मिरथी के तृतीय सर्ग से, बहुत ही चर्चित है, और यहाँ से तृतीय सर्ग से बहुत सारी पंक्तियाँ आती हैं। सच है विपत्ति जब आती है, सच है विपत्ति जब आती है, तब कायर को दहलाती है। सच है विपत्ति जब आती है, तो कायर को दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। बरसों तक वन में, ये भी रश्मिरथी के तृतीय सर्ग से ही है। बरसों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम। सहघाम धूप पानी पत्थर, पांडव कुछ आए और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। रश्मिरथी का जो तीसरा सर्ग है, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण सर्ग है। फिर है, मैत्री की राह बताने को, मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को। दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को। भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाएं। क्या था संदेशा? दो न्याय अगर तो आधा दो, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे। परिजन पर अस न उठाएंगे। अस का अर्थ होता है तलवार, परिजन पर अस न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, दुर्योधन वह भी दे न सका। आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला। जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। ये पंक्ति बड़ी महत्वपूर्ण है, पूछी जाती है कि जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। पंक्ति किसकी है? तो पंक्ति रामधारी सिंह दिनकर की पंक्ति है, और रश्मिरथी के तृतीय अंक की ये पंक्ति है। आइए, तो दिनकर से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, यही सब प्रश्न बनते हैं। इनकी रचनाएं पूछी जाती हैं। काम अध्यात्म के कृत किसे कहता है? दिनकर को ज्ञानपीठ सम्मान किस पे मिला? दिनकर को साहित्य अकादमी किस पे मिला? दिनकर की पहली रचना क्या है? और इनकी कुछ पंक्तियां हैं जो हम आपको बताए हैं। तो आप लोग इन पंक्तियों को जो है लिख लीजिएगा, और इससे बाहर कभी कोई प्रश्न जो है दिनकर से बनता नहीं है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।